हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं ओंकार नाथ ओंकार कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही नागरिक शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन शुरू करने जा रहा हूं, जो प्रैक्टिस सेट 1 होगा, जिनमें से 30 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। तो आप मेरे चैनल्स में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर आप ज़रूर कर दिया करें, ताकि ये सभी तक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचे, ताकि सभी भाई बहनों को इसमें अधिक से अधिक लाभ हो। तो चलिए मैं आज शुरू करता हूँ सेशन का पहला प्रश्न। सेशन का पहला प्रश्न है, सेशन का जो पहला प्रश्न है वो है, किस राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति, संसद, संबंधित राज्य की विधानसभा, संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो समाप्त किया जा सकता है या फिर बनाया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, ए गलत हो जाएगा। बी, संसद भी द्वारा नहीं, संबंधित राज्य की विधान परिषद द्वारा भी नहीं, संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद के द्वारा बनाया जाता है। राज्य यानी कि डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन अर्थात विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसका सृजन या समापन किया जा सकता है। विधान परिषद के सृजन या समापन का कार्य संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा किया जाता है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किया गया है। वर्तमान में भारत में कुल 6 राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में द्विसदनात्मक विधानमंडल अस्तित्व में है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और आप लोग फटाफट सभी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइए, ताकि आप सभी भाई बहनों को अधिक से अधिक इसका लाभ प्राप्त हो सके। चलते हैं सेशन के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर। इसमें है, प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी। ए में कह रहा है लोकसभा के 20% सदस्यों से, बी में कह रहा है लोकसभा के 10% सदस्यों से, और सी में कह रहा लोकसभा के 15% सदस्यों से, और डी में कह रहा लोकसभा के 25% सदस्यों से। देखिए, इसका ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, और इसका सी यानी लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक लोगों को मंत्री पद नहीं दिया जा सकता, डी गलत हो जाएगा। सी फॉर चेन्नई इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी फॉर चेन्नई इज द राइट ऑप्शन हो जाए। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं थी। प्रधानमंत्री अपने विशेषाधिकार के आधार पर मंत्रिपरिषद के आकार को सुनिश्चित करता था, परंतु 51वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रधानमंत्री 51वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा तय किया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं उप मंत्रियों सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% होगी। यानी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है। तो ए में प्रस्तावना में, बी भाग 3 में, सी में कह रहा है कहीं भी वर्णित नहीं है, और डी में कह रहा है अनुच्छेद 368। देखिए, इसका जो राइट आंसर है, भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है, ए इसका गलत हो जाएगा, बी भी इसका गलत हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई द राइट आंसर हो जाएगा, डी भी इसका गलत हो जाएगा, कहीं भी वर्णन नहीं है। भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहीं भी वर्णित नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। इसके 2 प्राय हैं। पहला है, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए समझौते का निष्कर्ष नहीं है। दूसरा, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इसका सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 कहता है, संसद के 2 सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए। तो यहां पर है, संसद के 2 सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए। ए कह रहा है 1 माह से अधिक, बी कह रहा है 3 माह से अधिक, सी कह रहा है 4 माह से अधिक, और डी कह रहा है 9 माह से अधिक। देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि 6 माह से अधिक का समय
नहीं होना चाहिए। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। संसद के सामान्य वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। प्रत्येक सत्र के बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा विशेष बैठक को भी बुलाया जा सकता है या आहूत किया जा सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगले की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा है संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई है। ए में कह रहा है ए के गोयल बनाम मद्रास राज्य 1951, बी में कह रहा है लोक गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और TMA पाई बनाम कर्नाटक राज्य 2002। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा, यानी सी फॉर चेन्नई इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में संविधान की मूल संरचना की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया, जिसमें कहा गया कि संसद मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन एवं परिवर्तन कर सकती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंथ भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों का समावेश किस वर्ष किया गया है। 1975 में, 1976 में, 1977 में और 1978 में। देखिए भारत के संविधान में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, वी फॉर बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों का समावेश हुआ है। यह प्रश्न टीटी की परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को आपको विशेष ध्यान देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया था। देखिए संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य ए में कह रहा है, बी में कह रहा है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, सी में कह रहा है संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य और डी में कह रहा है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। मैं आपको बता दूं, जब संविधान तैयार लागू किया गया था उसकी प्रस्तावना में संप्रभु और लोकतंत्रात्मक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द को जोड़ा गया, अर्थात इसका बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, वी फॉर बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन है। देखिए ओम्बुड्समैन की यहाँ पर चर्चा हो रही है। केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर स्थानीय स्वशासन के कार्यों की निगरानी हेतु ओम्बुड्समैन रूपी संस्था कार्यरत है। इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रमुख के निदेशन इनकी 2000 में स्थापना की गई थी, उस समय 7 सदस्य था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वी फॉर बॉम्बे द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए गलत, सी गलत और डी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के अपने अधिवेशन में किस स्थान पर की थी। ए कह रहा है लाहौर में, बी कह रहा है बंबई में, सी कह रहा है कराची में और डी कह रहा है मद्रास में। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में JL नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किया गया। भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई। हमारे लिए स्वाधीनता की पूर्ण स्वतंत्रता है। इसी दिन रावी नदी के तट पर स्वाधीनता का झंडा फहराया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए फॉर अमेरिका इज द राइट ऑप्शन, बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है अगले प्रश्न में कह रहा है, अगला प्रश्न
कह रहा है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बी.एन. राव को, महात्मा गांधी को, वी.आर. अंबेडकर को। तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में अपने कई महान व्यक्तित्व गुणों का समावेश किया। जब भी सदन में पेश की गई आलोचना का वह उत्तर देते थे, उन्हीं उत्तरों में संविधान की धाराओं की व्याख्या हो जाती थी। वह वास्तव में आधुनिक मनु थे और उनको संविधान के मुख्य रचनाकारों में गिना जाता है। यानी इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर डेनमार्क इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा और सी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं सेशन के अगले प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने या किसने इनकी संज्ञा दी थी? वैलेंटाइन चिरोल ने, वर्थ ने, एनी बेसेंट ने या इनमें से कोई नहीं? देखिए यहाँ पर जो हम आपको बता दें कि वैलेंटाइन चिरोल ने इनको भारतीय अशांति का जनक कहा था। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, बी गलत, सी गलत और डी गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। उन्होंने चिरोल ने लंदन में प्रकाशित समाचार पत्र द टाइम्स के विदेशी मामलों में संवाददाता थे तथा भारतीय प्रवास के दौरान अपनी एक पुस्तक उन्होंने लिखा था इंडियन अनरेस्ट। उन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जताया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी कौन थे? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए फॉर अमेरिका दादा भाई नौरोजी, बी गलत, सी गलत और डी गलत हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी प्रकृति के थे। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के पूर्व के दिनों में एलिफेंटस इंस्टीट्यूट में शिक्षा पाई, जहाँ के ये मेधावी छात्र भी रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है कि एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद उसकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है? तो इसका जो सही 2 माह तक, 3 वर्ष तक, सी में कह रहा संसद की कार्रवाई तक और डी में कह रहा अनिश्चित काल तक। तो देखिए इसको मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है और ये जो होता है ये सामान्यतः अगर हम देखें तो ये जो है 2 माह तक इसको लागू किया जा सकता है। दो नहीं, इसको डी फॉर मतलब अनिश्चित काल के लिए इसको लागू कर सकते हैं। तो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। ए बी सी सभी गलत हो जाएंगे और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो कहता है वो अगला जो प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न जो है वो कहता है कि लाल बाल पाल कहलाने वाली स्वतंत्रता सेनानियों की तिकड़ी किनके बारे में बताती है? तो लाल बाल पाल की अगर मैं चर्चा करूं तो यहाँ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, मौनी पाल। देखिए इसका जो अगर हम देखें डी में कह रहा है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुलेश पाल और ई में कह रहा मदन लाल ढींगरा, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि 14 का ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी गलत, सी गलत और डी गलत हो जाएगा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को इसमें सेनानियों की तिकड़ी लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला जो प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि यहाँ पर वैज्ञानिक मानवतावाद की अवधारणा का संबंध है। तो यहाँ पे अरविंद घोष से, जयप्रकाश से, एम.एन. राय से, अंबेडकर से। तो इसका ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई, एम.एन. राय इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वैज्ञानिक मानवतावाद की धारणा एम.एन. राय ने 1887 से 1954 तक संबंधित है, जिन्होंने नव मानववाद की भी संज्ञा दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि 32, 33, 34 और 35। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, ए गलत, बी गलत और डी गलत हो जाएगा। सी फॉर चेन्नई इज द राइट ऑप्शन। कौटिल्य के अनुसार संपूर्ण प्रशासन को स्वराज, सेना, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, वन और शिल्पकला आदि विभिन्न विभागों में विभक्त किया जाना चाहिए। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होना चाहिए। इस प्रकार कुल विभागों की संख्या 34
बताई गई है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य की षटगुण नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? संधि, यान, मैत्री और विग्रह। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी फॉर चेन्नई इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी गलत हो जाएगा, ए सी सही हो जाएगा, ए गलत, बी गलत और डी गलत। यहाँ पर देखिए कौटिल्य ने राजनीतिक अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषक में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया तथा राज्य की सुरक्षा व शक्ति में वृद्धि के लिए उन्होंने खड़ गुण नीति को अपनाया। संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैघी भाव इनको अपनाया था, जिनमें इस पर जो है सम्मिलित नहीं है। तो मित्र सम्मिलित नहीं है, संधि, यान, विग्रह ये सभी सम्मिलित है। सी फॉर चेन्नई इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न जो हमारा है, अगले प्रश्न में कहता है कि कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी? शुक्रनीति, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और धर्मशास्त्र। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगी आधा, यानी अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक महान ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि न्याय आदि का वर्णन किया गया है। तो वी फॉर बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए गलत, बी गलत, ए गलत, सी गलत और डी गलत हो जाएगा। वी फॉर बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला जो प्रश्न है हमारा वो अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आपकी। और अगला, गांधी विश्वास करते थे। देखिए गांधी विश्वास करते साध्य साधनों की उपयोगिता की पुष्टि करता है, साधन साध्य की उपयोगिता की पुष्टि करते हैं, ना तो साध्य साधनों की ओर ना ही साधन साध्य करते हैं। साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए। देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। ए गलत, बी गलत और सी गलत। गांधी जी ने कौटिल्य एवं मक्यावली आदि के विचारों का खंडन करते हुए गांधी जी की मानता है कि साधन एवं साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक भी अनैतिक होने पर अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति संभव नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ था किस सन में? 1848 में, 1856 में, 1810 में और 1860 में। तो मैं आपको बता दूं कम्युनिस्ट घोषणा पत्र 1848 में प्रकाशित हुआ था। इस घोषणा पत्र का साम्यवादी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था और आंतरिक कर रहा, जिसको कम्युनिज्म का हवा या घोषणा पत्र के अंत में कहा गया है। कम्युनिस्ट क्रांति के डर से शासक वर्ग को कांपने दो, मजदूरों को पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के सिवा और कुछ नहीं है, जीतने के लिए उनके पास संपूर्ण दुनिया है, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, ये घोषणा किया था। तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी गलत, सी गलत और इसका डी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कहते हैं मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही करता है। सर्वहारा की तानाशाही एक अल्पकालीन राज्य को, एक आदर्श राज्य को, एक उदारवादी राज्य को या एक निरंकुश राज्य को। तो मैं आपको बता दूं मार्क्सवाद के अनुसार राज्य का उदय वर्ग विभेद के कारण हुआ और राज्य संस्था सदैव हुई शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती रही है। स्वयं मार्क्स के शब्दों में मार्क्स ने जो कहा था इसका एक अल्पकालीन राज्य, इसका ए फॉर अमेरिका द राइट आंसर। बी गलत, सी गलत और डी गलत हो जाएगा। उन्होंने स्वयं कहा था इस बात को मार्क्स ने कि उन्होंने राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन ए फॉर अमेरिका द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कहता है कि हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव ना पड़ा हो। यह कथन बेंथम का है, गैटिल का है, हेनरी मैन का है या डायल का है? यह कथन जो है सर हेनरी मैन का कथन है। अर्थात सी फॉर चेन्नई इज द राइट ऑप्शन। ए गलत, बी गलत और डी गलत हो जाएगा। बेंथम ने कहा था हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते हैं उनका जिस पर उनका प्रभाव पड़े। और अन्य तथ्य सर हेनरी मैन राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। आप फटाफट इसको अपने मित्रों तक शेयर कर दें और लाइक कर दें। अगर चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल ओंकार्स कॉम्पिटिशन्स को सब्सक्राइब भी करें। निम्नलिखित में से कितने राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया? जर्मी बेंथम, जॉन लॉक, जेम्स मिल और एडम स्मिथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उसमें इसका और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा जिसमें जर्मी बेंथम, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए बेंथम।
जेरेमी बेंथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी गलत, सी गलत और डी गलत हो जाएगा। जेरेमी बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट का समर्थन किया। वह महिला मताधिकार तथा भारत मतदान का कट्टर विरोधी था। वह गुप्त मतदान का समर्थक था। वह गुप्त मतदान का समर्थक दो कारणों से, एक तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, दूसरा व्यक्ति की सुरक्षा के लिए। बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न कहता है कि द फिलॉसफी ऑफ राइट द्वारा लिखी गई थी, अर्थात अरस्तु के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, हेगल के द्वारा या ग्लेन के द्वारा। द फिलॉसफी ऑफ राइट जर्मन के प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रेडरिक हेगल की एक प्रमुख कृति है। इसका प्रकाशन 1820 ईस्वी में हुआ था। इस पुस्तक में हेगल ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों का व्यवस्थित रूप से निरूपण किया था। तो इसका जो है सी फॉर चेन्नई द राइट ऑप्शन, ए गलत, बी गलत और डी गलत। सी फॉर चेन्नई इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न कहता है किस विचारधारा ने भारतीय महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया? अरस्तु, लेनिन, जेरेमी बेंथम, जे.एस. गिल। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जे.एस. मिल द्वारा महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया गया। उसका विचार था, उन्होंने द सब्जेक्शंस ऑफ वुमेन 1869 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी। उनमें बेंथम ने कहा कि एक व्यक्ति एक मतदान का सिद्धांत का खंडन करते हुए शिक्षित व संपत्तिशाली व्यक्तियों हुए तो बहुल मतदान की पद्धति का समर्थन किया था। तो जे.एस. इसका डी फॉर डेनमार्क इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए गलत, बी गलत और सी गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार परीक्षाओं में आता है। राज पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, यह किसने कहा था? एडमंड बर्क ने, हीगल ने, कांट ने, बेथम ने। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि राज पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, यह कथन हीगल का है। हीगल राज के दैवीय सिद्धांत का समर्थक है, जिसमें वह कहता है राज आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है। अब इसके आगे कोई पड़ाव नहीं है। हीगल की दृष्टि से राज ईश्वरीय है जो कि कोई गलती नहीं कर सकता है। तो वी फॉर बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन। ए गलत, सी गलत और इसका डी भी गलत हो जाएगा, अर्थात बी फॉर बॉम्बे इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं सेशन की नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है? इमैनुअल कांट, थॉमस हॉब्स। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इमैनुअल कांट 1724 से 1804 जर्मनी का एक प्रसिद्ध दार्शनिक तथा प्रबुद्धवादी आंदोलन का एक प्रमुख विचारक था। इसे आधुनिक आदर्शवाद का जनक भी माना जाता है। तो इसका इमैनुअल कांट राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ए फॉर अमेरिका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी गलत, सी गलत और डी गलत हो जाएगा। यह अंतरराष्ट्रीय शांति का प्रबल समर्थक था। इसने एक अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रेप्रियोचल्स पीस, 1975 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने एक संघ के निर्माण का समर्थन किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न जो है वो अगला प्रश्न है कौटिल्य के लिए रूप दर्शन की अवधारणा का अर्थ क्या है? ब्यूटिशियन, सुंदर रूप देने वाला, मजिस्ट्रेट, सिक्कों का निरीक्षक या जमींदार। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौटिल्य के लिए रूप दर्शन की अवधारणा का अर्थ सिक्कों का निरीक्षण करना होता है, अर्थात सी फॉर चेन्नई इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। सी फॉर चेन्नई इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं सेशन के अगले प्रश्न की ओर और नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है उसमें है टू ट्रीटाइजेशन ऑन सिविल गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक द्वारा की गए पहले ट्रीटाइजेशन निबंध का प्रतिपाद्य विषय क्या था? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर है ये है कि यहाँ पर कहता है कि प्राकृतिक अवस्था का वर्णन, सामाजिक संविदा का वर्णन, थॉमस हॉब्स की आलोचना, रॉबर्ट फिल्टर की आलोचना। तो देखिए मैं यहाँ आपको बता दूं रॉबर्ट फिल्टर की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था, अर्थात डी फॉर डेनमार्क इज द राइट ऑप्शन। ए गलत, बी गलत और सी इसका गलत हो जाएगा। रॉबर्ट फिल्टर की आलोचना करते हुए लॉक स्पष्ट करता है यह दासता का नहीं बल्कि स्वतंत्रता का पत्र है। लॉक का मूल समझौता समाज को लेकर परिमित शक्तियां ही प्रदान करता था। शासन पर दो निबंध उन्होंने लिखे, एक तो था टू ट्रेटेड्स ऑफ सिविल गवर्नमेंट, लॉक की सबसे चर्चित रचना है। इसके अंतर्गत लॉक ने राजशक्ति के दैवी अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया जिसे सर रॉबर्ट फिल्टर जैसे विचारकों ने उचित ठहराया। तो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं सेशन के अंतिम प्रश्न की ओर और लास्ट प्रश्न है सामान्य इच्छा की अवधारणा गुणात्मक अवधारणा है, परिणात्मक अवधारणा है, आंशिक रूप से गुणात्मक और आंशिक रूप से ना तो गुणात्मक और ना ही परिणात्मक।
तो इसका मैं बता दूं, गुणात्मक अवधारणा है ए फॉर अमेरिका इज द राइट ऑप्शन, बी गलत, सी गलत और डी गलत हो जाएगा। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा के आदेश व्यक्ति के पर ऊपर से लादे गए नहीं जाते, वह उनकी अपनी अंतरात्मा के आदेश है। सामान्य इच्छा ही राज्य के औचित्य को सिद्ध करता है, सामान्य इच्छा ही सब स्वतंत्र समाज में स्वतंत्रता को स्थापित करता है। तो ये रहे सेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको ये श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक करें, सेशन करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये सेशन।